बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी की उम्र निकल गई, लेकिन भाभी कहती हैं कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो तुम्हारी शादी करवा सकती है। मैं भाभी के साथ एक सुनसान दरबार पर चली गई और वहाँ एक औरत ने मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और कहती है ये अमल 7 दिन करना है और 1 घंटे से पहले कपड़ा नहीं हटाना, तो ये अमल ख़राब हो जाएगा। मेरे मुंह पर 1 घंटे के बाद कपड़ा उतार आ जाता और भाभी की हालत कुछ अजीब सी होती। एक दिन मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरी आंखें खता हो गई। भाभी और 3 बंदे। मेरा नाम नायला है। मेरी रंगत थोड़ी सी काली है। शायद यही वजह थी कि मेरा कोई रिश्ता ना होता। अब्बा भी इस दुनिया से चले गए और अम्मा भी मेरे रिश्ते करवाने की कोशिश में ये दुनिया से चली गई। लेकिन जाते जाते मेरे भाई की शादी करवा गई। मेरी भाभी बहुत प्यारी थी। उसको देख के मेरे दिल में सोच आता कि हसीन होना, तभी तो इतनी छोटी उम्र में फिर भी शादी होगी, जबकि मैं अपने भाभी से 5 साल बड़ी थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा था। अजीब तरह की बात ये थी कि मेरी भाभी आ गई, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मेरे भाई ने मेरी भाभी से कहा कि तुमने ही इसकी शादी करवानी है, तो भाई ने भाभी ने कहा ज़रूर इसकी शादी करवाऊंगी। लेकिन मेरी भाभी के साथ भी वही होने वाला था जो मेरी माँ के साथ हुआ था। मैं दिन रात बहुत परेशान रहती, पता नहीं क्या होगा। मेरे साथ मेरा बदन मोटा होता जा रहा था, उम्र आ रही थी, वजन भी बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि जब आपकी उम्र 25 साल से ऊपर निकल जाती है तो फिर आपका वजन बढ़ता बहुत जल्दी से है, लेकिन कम आसानी से नहीं होता। मेरे साथ भी यही हो रहा था। वजन बढ़ने की वजह से मैं उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। 28वें साल में ही मैं अपने आप को बूढ़ा समझती। 2 साल बाद तो मैंने 30 का हो जाना था। भाभी को देख के मैं दिल ही दिल में जलती रहती। उनको कहती कि इनके लिए बुरा भी नहीं सोच सकती, लेकिन इनको देख के मुझे रश्क आता। वो अपना बहुत ख्याल रखती। एक दिन खड़ी तैयार हो रही थी तो मैं इनको देखते जा रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें तैयार करूँ। मैंने कहा मेरा रंग सांवला है, मैं कुछ भी चेहरे पे लगाती हूँ ना तो पता नहीं चलता कि कुछ लगाया है, फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी भाभी ने कहा तुमने फ़लाँ क्रीम इस्तेमाल की। मैंने कहा सब कुछ इस्तेमाल कर बैठी हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी भाभी ये भी सुनने में आया था कि मेरी माँ मेरे रिश्ते करवाते करवाते ही दुनिया से चली गई, क्योंकि वो जब किसी हादसे का शिकार हुआ वो मेरा रिश्ता देखने गई थी। इस बात का बोझ भी मेरे सर पे था। मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है जिससे तुम्हारे मसले सारे हल हो जाएंगे, लेकिन ये बात अपने भाई को नहीं बताना और मेरा साथ देना होगा। यूँ समझो नंद नहीं बल्कि एक दोस्त बन के तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बदले में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं अपनी भाभी की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। आपकी मदद क्यों नहीं करूँगी? आपके और भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और अगर मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मुझे और क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर की हो जाऊँ। ख़ानदानों वाले अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। जब किसी शादी में जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है बाजार में आ गई, कि जो भी मिलता है वो यही पूछता है कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी उम्र कितनी होगी, तुम्हारी उम्र में तो हमारे 2 बच्चे थे। मैं वाकई बहुत परेशान थी। मेरी भाभी ने कहा फिर आज ही हम वहाँ चलेंगे, दोपहर का खाना बना के, क्योंकि तुम्हारे भाई खाना खाकर वापस दुकान चला जाएगा। इसे कह देंगे कि बाजार जा रहे हैं। इसे कभी नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले इस बात पे यकीन नहीं करेगा। खैर हम लोगों ने ऐसा ही किया और दोपहर का खाना बना लिया और भाई को खाना खिला दिया। भाई वहाँ से चला गया तो हमने थोड़ी देर के बाद बाज़ार जाने के लिए भाई से ठीक की बात की। भाई तो इस बात पर खुश थे कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं, क्योंकि घर में रहना तो फिर लड़ाई करते रहना। खैर मेरी भाभी मुझे ले गई। रास्ता बहुत लंबा था। मैं सोच रही थी इतनी दूर हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक कि आबादी कम हो गई और सुनसान इलाका शुरू हो गया। फिर दूर से मुझे छोटी सी इमारत नजर आई जो काफ़ी दूर थी। रिक्शे वाले ने वहीं पे उतार दिया। भाभी ने कहा यहीं हमें आगे पैदल खुद जाना है, तुम सर पे दुपट्टा कर लो, किसी को देखना नहीं है। मुझे इसकी हरकत कुछ अजीब सी लग रही थी। खैर हमने इमारत की तरफ चल पड़े। जब करीब पहुँचे तो पता चला कि बहुत बड़ी इमारत है। अंदर तो सामने का मंदिर देखने में हैरान रह गई। ये तो किसी आस्थाना लग रहा है, किसी पीर फकीर का। पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला। अंदर गई तो पता चला कि किसी पीर का नहीं है बल्कि एक औरत का आस्थाना है जो वहाँ पर बैठी हुई थी। शक्ल से तो वो काफ़ी अल्लाह वाली लग रही थी, लेकिन कपड़े उन्हें काले पहन रखे थे। मेरी भाभी को शायद पहले से जानती थी, क्योंकि उनके सलाम के करने के अंदाज से यही लग रहा था। फिर मेरी भाभी इसके सामने बैठ के मुझे भी उठा लिया। उसने मेरे बारे में पूछा ये कौन है? तो मेरी भाभी ने कहा मेरी नानी, इसकी शादी नहीं हो रही अभी। भाभी इतना ही बोल रही थी कि उसने चुप करवा दिया। फिर मुझे अपने पास बुला लिया, मेरा हाथ पकड़कर कहीं खो सी गई, जैसे कहीं ध्यान लगा लिया। फिर मुझे बताया कि तुम्हारे पर बहुत बड़ी बंदिश होगी, तुम्हारे ही रिश्तेदारों ने वो नहीं चाहते कि तुम खुश रहो।
और ये रिश्तेदार तुम्हारी माँ के ससुराल वाले, इसलिए इन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया ताकि वो तुम्हें देख सकें और इस तरह तुम्हारी माँ की रूह को भी तकलीफ पहुँच सके। मैं इस बात पर पूरा तरीका यकीन कर लिया। मैं अपनी माँ ज़ुबान से सारी ज़िंदगी इनकी बुराइयां ही सुनी थी। उन्होंने मेरी माँ को बहुत तंग किया और घर से भी निकाल दिया था। वो कभी मेरा अच्छा नहीं सोच सकते और मेरी माँ पसंद नहीं करते थे तो बेटी को कहाँ पसंद करेंगे। हम भी उनसे कोई नहीं रिश्ता रखते थे। कोई पूछता तो हम यही कहते कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। जबकि हमारे 2-4 चाचू और 3 फूफियाँ भी थीं, दादी भी अभी जिंदा थी, लेकिन हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना था। मैंने कहा इसका क्या हल है कि इसका कोई तोड़ होगा? तो उसने कहा बिल्कुल, आप जिस जगह पे आई हैं यहाँ यही काम होता है, हम इसका तोड़ करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है जिसको कराने के लिए आपको रोज़ यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पर लेट जाना होगा। मैं इसकी बात सुन रही थी, गौर से हैरान भी हो रही थी। इसने कहा आपको इस जगह पर लेटना होगा। इसने एक जगह का इशारा किया जो साथ ही बनी हुई थी ज़मीन पर, जिस पर तकिया रखा हुआ था। उसने कहा तुम यहाँ पर लेट जाना और अपने मुंह पर काला कपड़ा रख लेना 2 से 3 घंटे तक इसी तरह लेटे रहना, और तुम्हारे सामने बैठकर एक लड़की कोई दम पड़ती रहेगी। 3 घंटे तक तुमने आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। इसके बाद अमल मुकम्मल हो जाएगा, फिर तुम जा सकती हो। मैंने भाभी की तरफ देखा, उस औरत ने महसूस कर लिया कि मैं परेशान हो रही हूँ। उसने कहा तुम यहाँ पर अकेले आने की ज़रूरत नहीं, अपनी भाभी के साथ आना। मेरी भाभी ने कहा जब तक ये तुम्हारा अमल पूरा नहीं होगा मैं यहीं बैठी रहूँगी, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। मुझे मेरी भाभी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं अपनी भाभी के साथ आने वाली हूँ, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं। इसने कहा हम कल से ये अमल शुरू करेंगे। मैं इससे पूछा कि अमल कितने दिन का हो? उसने कहा जब तक रिश्ता ना हो जाए तब तक, लेकिन जिसके साथ भी ये अमल शुरू किया उसका 1 हफ्ते के अंदर रिश्ता हो गया, इसलिए ज़्यादा लंबा अमल नहीं होगा। घर वापस आते हुए भाभी का शुक्रिया अदा किया। भाभी ने कहा कि शुक्रिया अदा तब करना जब अमल पूरा हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि तुम्हारे भाई को किस तरह मनाएंगे। आज तो बाजार का बहाना कर लिया, रोज़ बहाना नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई इतना नहीं पूछते। तो उसने कहा तुमसे नहीं पूछते होंगे, लेकिन अपनी बीवी से पूछते। तुम्हारा भाई बहुत शक्की है, पहले दिन से मुझ पर नज़र रखा। आज भी उसने 2 कॉलें की जब हम वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन मैंने कॉल नहीं सुनी। अगर हम सुन लेते तो पीछे से बाज़ार की आवाज़ें ना आती तो वो हमें समझ जाता। मैं अपनी भाभी के लिए इतना तो कर सकती हूँ जब वो मेरे लिए इतना कर सकती। मैंने कहा ठीक है माँ, भाई को मना लूँगी, मेरा काम है, कोई ना कोई बहाना कर लेंगे। अब परेशान ना हो, बस आप मेरे साथ जाया करें। मैंने भाभी से कहा ये औरत सच में काम कर देगी ना? भाभी ने कहा हाँ बिल्कुल, सोचो इसने आसानी से तुम्हारा बता दिया, तुम पर अमल किसने कराया, वरना इसे तो ये भी नहीं पता था तुम्हारी माँ के ससुराल इसी इलाके में रहते और ज़िंदा भी हैं, क्योंकि तुमने इसको कहा था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। मैंने कहा ये तो बस सच है, इसके पास इल्म तो है, बस अल्लाह खैर करे, यहीं से मेरे लिए कोई बेहतरी हो जाए। शाम को भाई ने पूछा कि बाज़ार गए थे तुम दोनों, क्या लेके आए हो? हम दोनों ही परेशान हो गए, क्योंकि हम इस बारे में तो सोचा नहीं था कि भाई सवाल कर लेगा। भाभी ठीक ठीक कह रही थी, भाई शक करता है, लेकिन सामने ऐसी कोई बात नहीं थी, इसने आज तक नहीं की थी। पर अपनी बीवी के मामले में बोलना इसका फ़र्ज़ है। मेरी भाभी ये मामला संभाला और अपने पास से 2-4 चीज़ें उठा ली थी, ये लेकर आए हैं, क्योंकि मेरी भाभी की अभी शादी हुई थी, उनकी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो इस्तेमाल नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने इस बात को कर लिया और आंखों से इशारा किया। अब तो कमाल किए हैं, हर चीज़ को संभाल लेती हैं। हम दोनों हंस दी। मैं रोज़ भाई के सामने कोई बहाना करके भाभी को लेकर चली जाती। मसला ये था कि जगह बहुत दूर थी, लेकिन फिर भी मुझे सब करना था, क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहती थी। अगर मैं 30 साल की हो जाती तो फिर मेरे लिए कोई मकबूल रिश्ता भी ना आता, मेरे लिए वक्त भी बहुत कम था। इस औरत ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधकर मुझे एक तरफ लटा दिया और कोई लड़की मेरे पास बैठकर कुछ पढ़ने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसने कहा था कि कुछ बोलना भी नहीं हो, कोशिश करना कि ज़्यादा हिलजुल ना हो। 2 से 3 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। भाभी को पहले तो आवाज़ें आती रहीं, वो इस औरत से बात करती रही, फिर भाभी की आवाज़ें आना बंद हो गई। जब पट्टी हटा दी तो भाभी को देखकर अजीब सा हुआ। भाभी बहुत थकी हुई लग रही थी, इसके बाल बिखरे हुए थे और खड़े होकर पानी पी रही थी। पानी ऐसे पी रही थी जैसे उन्होंने रोज़ा रखा हो और उनको शदीद प्यास लगी हो। मैंने इनकी हालत देखकर कहा आपकी हालत ऐसे ख़राब कैसे होगी, आप बैठे बैठे थक गई? उन्होंने कहा हाँ चलो घर चलते हैं। वापस आ गए तो भाई ने थोड़ी बहुत बात पूछी तो उनको कहा कि देर होगी। रोज़ मैं कोई ना कोई बहाना कर देती, कभी कहती कि सहेली की शादी है, कभी कहती कि इसकी सालगिरह है, कभी बाज़ार जाना है, कभी डॉक्टर बहाना करती। मेरा भाई भी
मुझसे हज़ार सवाल करता तो मैं आगे से रोना शुरू कर देती। कहती मम्मा पापा ज़िंदा होते ना मुझ पर इतनी पाबंदियाँ लगाते, वो मेरी बात मान जाते। क्योंकि मुझे अपने भाई की इमोशनल ब्लैकमेल करना आता था, इस सारे मामलात में मैं अपनी भाभी को बिल्कुल सी मासूम बना देती, ऐसा बना देती कि वो मेरे साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं इनको ज़बरदस्ती ले जाती हूँ ताकि गलती से भी इन दोनों के मामलात ख़राब ना हो, क्योंकि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी भाई भाभी गुस्सा करें या उनके रिश्ते में कोई ऐब बन पाए। एक दिन मुझे भाभी ने कहा कि सौरभ का अमल जारी है, लेकिन इसको पैसे भी तो देने हैं। मैंने सुन रखा था कि इस तरह के लोग पैसे लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनका कारोबार होता है। भाभी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अम्मी ने मेरे लिए एक सोने की अंगूठी छोड़ रखी, वो बेच कर इसको दे देते। मेरी भाभी ने कहा हाँ क्यों, कि अभी सब ज़रूरी है, फिर कल को तुम्हारी शादी होगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर कुछ ना हो सका तो मैं तुम्हें अपना जेवर दे दूँगी। मैं हैरान थी कि मेरी भाभी कितनी अच्छी है, मेरे लिए क्या कुछ करने को तैयार है। मेरी एक दोस्त ने कहा तुम्हारी भाभी शायद ये सब इसलिए कर रही है ताकि तुम घर से चली जाओ। मैंने कहा कि अगर इसलिए भी कर रही है तो इसमें क्या बुराई है। मैं सारी ज़िंदगी इस घर पर नहीं रहना चाहती, ना इनके सर पर सवार रहना चाहती हूँ। वो ये चाहती हैं कि मैं इधर से चली जाऊँ तो मुझे जाना ही चाहिए, मुझे अपना घर बसाना चाहिए, मेरा अपना सिस्टम होगा। ये घर उनका और भाई का, मैं तो यहाँ पे अजाफ़ी हूँ ना। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हमने अंगूठी बेच कर इस औरत को पैसे दे दिए, वो बहुत खुश हुई। मेरी भाभी में भी होश में आने के बाद देखती तो अजीब सी हालत होती। एक दिन भाभी की तबीयत ख़राब हो गई, कहने लगी बहुत गर्मी होती है यार, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि इसके लिए एहसान नहीं है, मैं तो अपनी मुसीबत की खातिर ये सब कर रही थी। मेरे पास तो मोटिवेशन थी, लेकिन भाभी तो मेरे लिए ही सब कर रही थी ना। उनके लिए बैठना बहुत मुश्किल था, वहाँ पर इतने लोग आते, वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती। एक दिन तो हम वापस आए तो भाभी ने उल्टियाँ करना शुरू कर दी। भाई भी आ गया, कहने लगा क्या हो गया, कहाँ गए थे तुम लोग। मैंने कहा कि बाज़ार गए थे, वहाँ से चाट खा ली। मेरे भाई ने कहा क्यों उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हो, क्यों बाज़ार जाते हो, आज से तुम लोगों का बाज़ार जाना बिल्कुल बंद। तुम लोग घर से बाहर निकलो, इतनी गर्मी का मौसम है, लोग बाहर निकलने से डरते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं गर्मी से। तुम लोगों को रोज़ घर से निकलना होता है, और वो भी सख्त गर्मी के टाइम। देखो क्या हालत हो गई है इसकी। भाई ने कहा कि डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन भाभी ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ठंडा पानी पियोगे ना बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। भाई ने हमें सख्ती से मना कर दिया था, तुम लोगों ने घर से निकलना नहीं, लेकिन मेरा रोज़ जाना ज़रूरी था। इस औरत ने कहा था कि रोज़ आया करना है। भाभी अपने कमरे में थी और भाई भी कमरे के अंदर ही बैठा हुआ था। भाई तो कमरे से घर से जा ही नहीं रहा था। मैं सोचा कि कब तक भाई घर से निकलेंगे और मैं भाभी को लेकर अपने साथ चली जाऊंगी, लेकिन आज तो ये होता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ, अमल तो मैं नहीं करवाना ना। एक दिन अकेली चली जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, भाई को पता भी नहीं चलेगा। और उसने अमल शुरू कर दिया, लेकिन एक अजीब सी बात की। उसने कहा कि तुम अकेली ही, तुम्हारे अकेले आने से कोई फ़ायदा नहीं। मुझे इसकी ये बात समझ में नहीं आई, मेरे अकेले आने से क्या फ़ायदा, मतलब मेरी भाभी के साथ आने से इसको क्या फ़ायदा होता है। अगले दिन भाई भाभी को बताया कि मैं चली गई थी। उसने कहा कि चलो अच्छा किया, लेकिन अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो बहुत बुरा हो गया। पता था भाई ने मुझे जान से ही मार देना था। लेकिन भाभी की हालत ठीक नहीं हो रही थी, वो बार बार उल्टियाँ करती, उनको चक्कर भी आ रहे थे, फिर भी कहती कि आज हम ज़रूर जाएंगे। फिर मैं भाभी के बाथरूम में गई तो मैंने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ पड़ी देखी जिसके बारे में मुझे पता था, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वो चीज़ थी जिससे वो टेस्ट किया जाता है कि आप अमीर से हैं या नहीं। इसके मुताबिक भाभी मीत से थी। जब मैं बाहर आई तो मैंने कहा मीत से हैं, तो कहने लगी बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें किसने बता दिया। वो इस बात से मुकर गई तो मैंने भी खामोश हो गई। फिर मुझे याद आया कि मेरा भाई तो कहता है कि मेरी शादी के 5 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि मेरे भाई को बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन भाभी प्रेग्नेंट थी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो मुकर क्यों रही है। फिर भाभी पर शक हो गया। मैंने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब होती चली जाती है। भाई घर पे ही आए तो उसने कहा था कि मेरे कमरे में सो रही है, मेरे कमरे में नहीं आए। इस तरह तो आसानी से हो जाएगा। आज मैं इससे ये भी पूछूंगी कि अमल और कितने दिन है। मेरी भाभी ने कहा था कि मैं साथ चलूँगी, बहुत ज़िद कर रही थी। मैंने कहा भाई गुस्सा होंगे, फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो उसने कहा मुझे जाना है, कोई मसला नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़बान से निकला तो मैं हैरान रहेगी, भाभी का जाना इतना ज़रूरी कि क्यों है। उन्होंने वहाँ पर कुछ करना तो होता नहीं है, वो आराम से एक जगह पर बैठी हुई थी। आज मैं आँखों पर काला कपड़ा बांध देती तो तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने आँखों से काला कपड़ा हटाया, क्योंकि जाने को मुझे शक था कि मुझे अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी।
अब तो वो लड़की मेरे सराहने बैठकर कुछ पढ़ रही थी। सामने का मंजर देखकर मेरी कदमों तले ज़मीन ने गिर गई, क्योंकि मेरी इस कमरे में औरत थी नहीं, जबकि भाभी के साथ एक शख्स बैठा था जिसने मेरी भाभी का हाथ थाम रखा था। वो दोनों मुझे देखकर घबरा गए। मैंने कहा, कौन हो तुम? हाथ छोड़ मेरी भाभी का। उसने हाथ छोड़ दिया, लेकिन भाभी ने कहा था कि खबरदार, जो ये बात तुमने किसी को बताई, ये मेरा दोस्त है। मेरी भाभी का मतलब था कि मैं समझ गई थी, और मेरे दिमाग में सारी कड़ियाँ जुड़ने लगी, क्योंकि 2-3 हफ्ते के अमल के बाद भी मेरा कोई रिश्ता नहीं आया था। इस औरत को हमने पैसे भी दिए थे। वो औरत भी आ गई, कहने लगी कि तुम कितनी बेवकूफ़। मैं सब कुछ समझ गई। मेरी भाभी के साथ मिली हुई थी उसका मुंह बंद करवाने को। मेरे भाभी ने इसको पैसे दिए थे। मेरी भाभी इस लड़के से मिलने के लिए यहाँ आया करती थी। ज़ाहिर है वो अकेले घर से नहीं निकल सकती थी, वो रोज़ बहाना नहीं बना सकती, इसलिए उसने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने कहा, मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी। इस औरत ने कहा, अपने भाई को तब बताओगी ना जब जिंदा रहोगी। ये तुम्हारी भाई का आशिक, भाभी का आशिक है। तुम्हारी भाभी से शादी से पहले मोहब्बत करता था। ये मेरा भाई है, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ मिलवाती थी। वो मेरी तरफ बढ़ी, मैं वहाँ से भाग उठी। इतनी तेज़ी से मैं भागी कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा भागी। मुझे रिक्शा भी मिल गया और मैं घर आ गई। भाई भी घर आया हुआ था। मेरी हालत देख कर बुरी तरह घबरा गई। मैंने सारी बात बता दी। वो भी हैरान रह गया। उसने मुझे डांटा कि तुमने ये सब होने दिया, तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा, मुझे तो इस्तेमाल किया जा रहा था। शायद वो भाभी इसी शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली थी। भाई को वो सारी चीज़ें दिखाई जिससे टेस्ट करवाया। मेरा भाई अपना सर पकड़ के बैठ गया और सोचा कि भाभी वापस आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। शायद उसी लड़के के साथ भाग गई। मेरे भाई ने भाभी के नाम पर तलाक उसके घर भिजवा दी और उसके घर वालों को सब कुछ बता दिया। वो लोग बहुत शर्मिंदा थे। भाई का 2 से 3-4 महीने तक कुछ पता ना चला। हम इनका सामान भी वापस भेज दिया। भाई तलाक लिख के दे चुके थे। अब वो मेरे भाई की बीवी नहीं थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि भाभी की लाश मिल गई। इस लड़के का कोई पता नहीं वो कहाँ है। सही कहते हैं कि बुरे का अंजाम बुरा होता है। देखिए, मैं हैरान होगी कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन गई। बेवकूफ़ियों की तरह वहाँ पर आंखों पर पट्टी बांध कर लेटी रही। मेरी भाभी बदकारियाँ करती रही। मेरे भाई को मुझसे शिकायत थी, लेकिन वो जानता था कि मुझे सब पता नहीं था। फिर मेरे भाई ने मेरी शादी करवा दी। मैं अपने घर की हो गई। मेरी किस्मत खुल गई। अच्छा इंसान मिल गया। जब अपनी भाभी के बारे में पता चलता कि उनकी लाश मिल गई, तो दिल को थोड़ा सा दुख पहुंचा, क्योंकि उनके साथ तो बिल्कुल ठीक था ना। उनकी अपनी